दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और हम इस जर्नी में जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है उसकी बात कर रहे थे। इस यात्रा के कुछ चरण जो क्रमशः हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, उस चरणों में हम पहुँचे थे ध्यान की अवस्थिति पर। ध्यान ट्विंस के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों उन्हें अपने सातों चक्रों को जागृत करना ज़रूरी है, हम इस विषय पे बात करेंगे। उन चक्रों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे भी कि उनकी अवस्थिति कहाँ पर को है और वो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में क्या परिवर्तन लेकर के आते हैं। इन सारे विषयों पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहली बात, सातों चक्रों को जागृत करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम केवल शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आत्मा की। समझें तो जो दिमाग है वो जितने भी संकेत देता है हमारी स्पाइनल को देता है और स्पाइनल से संकेत पूरे शरीर में जाते हैं। ये बात वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है। ठीक, तो इस मेरुदंड में सातों चक्रों की अवस्थिति मानी जाती है, जिसमें सबसे नीचे गुप्तांग और गुदाद्वार के मध्य में मूलाधार की चक्र की अवस्थिति मानी जाती है। इस चक्र को 4 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में माना जाता है, जिसका रंग लाल होता है। इसकी अवस्थिति वहाँ पर को है। तो जब ध्यान की अवस्थाएं शुरू की जाती हैं, जब सातों चक्रों के ध्यान को शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले आवश्यक होता है मूलाधार चक्र को जागृत करना। ऐसा क्यों है? इसके पीछे कारण क्या है कि हम आज्ञा चक्र से क्यों शुरू नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है कि जब कोई इमारत बनाई जाती है तो सबसे पहले उसमें नींव रखी जाती है। तो हमारे चक्रों की जो नींव है वो मूलाधार चक्र है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले जागृत किया जाता है। अब अगर इस चक्र की प्रकृति की बात करें तो इसकी जो प्रकृति होती है ये काम प्रधान होता है। मतलब केवल देह की दृष्टि होगी, देह की दृष्टि से देखा जाएगा। और आध्यात्मिक प्रभाव अगर मतलब ये हमारा चक्र जागृत नहीं है तो वासना से घिरे रहेंगे। ठीक है, और लेकिन जब ये जागृत होने लगेगा तो हमारा वहाँ पर को बैलेंस आने लगेगा और हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमारी टीम वर्क की भावना बढ़ेगी। जब ये अगर जागृत होता है तो ये हमें इस तरीके का फ़ायदा देता है। इसके बाद दूसरे चक्र की बात करते हैं। दूसरा चक्र इससे ऊपर अवस्थित होता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। इसका बीज मंत्र है वंग। अब इसकी अवस्थिति कहाँ है? इसकी अवस्थिति है शरीर के अंदर, है तो स्पाइनल कॉर्ड में ही, लेकिन जो यौन स्रावी ग्रंथ होते हैं उससे ये चक्र जुड़ा हुआ होता है और ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल के रूप में माना जाता है। इसकी प्रकृति, ये जब जागृत हो रहा है, इसकी प्रकृति कैसी है? देह के अलावा मन भी दिखेगा। अभी तक केवल देह पर दृष्टि थी, यहाँ से मन पर भी दृष्टि जाती है और ये जब जागृत होगा
तो हमारे विचार नियंत्रित होने लगते हैं। जो हमारे विचार अनियंत्रित होते हैं, कभी कोई विचार आता है, कभी कोई विचार आता है, स्थिरता नहीं होती है, इसके जागृत होने से इस वहाँ स्थिरता होने आने लगती है और हमारा जो मन मस्तिष्क है वो शुद्ध भी होने लगता है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में कमिटमेंट और करेज बढ़ता है। इसके बाद अगले चक्र की बात आती है, ये है मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि के स्थान पर स्थित होता है। इसका बीज मंत्र है रंग। तो ये इसका रंग पीला माना जाता है और ये 10 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये नाभि के स्थान पे है। जब हम नीचे से अपने चक्रों को जागृत करने आएंगे तो हम मणिपुर चक्र में आते हैं और इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति होगी कि अब हृदय भी दिखेगा कि किसी का हृदय में कैसी भावनाएं हैं, वह भी दिखाई देंगी। और आध्यात्मिक प्रभाव अगर करें, जब हम इसको जागृत कर रहे हैं तो कभी कभी विचार शून्य होंगे, ना हमारे मन में कोई अच्छा विचार होगा, ना कोई बुरा विचार होगा। विचार शून्यता, ये भी एक बहुत अच्छी अवस्थिति होती है जब मन पूरी तरह शांत होता है। और प्रोफेशनल लाइफ में इसके प्रभाव की बात करें तो व्यक्ति में लीडरशिप की भावना बढ़ती है मणिपुर चक्र जागृत होने से। इसके बाद आ जाता है, इससे ऊपर हम बात करेंगे तो अनाहत चक्र। ये जो अनाहत चक्र होता है ये 12 पंखुड़ियों वाला कमल के रूप में माना जाता है और इसका जो बीज मंत्र है वो है यंग। ये जो चक्र होता है ये हमारी भावनाओं को भी नियंत्रित करता है। इसका रंग हरा होता है। यहाँ से इसकी प्रकृति कैसी है? यहाँ से आत्मा दिखती है, आत्मा के दर्शन होते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है तो मन प्रसन्न होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि इसकी अवस्थिति हृदय में है, हृदय के समीप ये स्थित होता है। तो मन प्रसन्न, जब हमारा ये चक्र जागृत, हृदय से जुड़ा हुआ अनाहत चक्र जब हमारा जागृत होने लगता है तो मन में एक बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता रहती है, मन शांत होने लगता है। और अगर प्रोफेशनल प्रभाव कहें तो ह्यूमिलिटी बढ़ेगी, ऑनेस्टी आएगी, एक ईमानदारी का भाव हमारे अंदर आने लगता है। इसके बाद अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का मूल मंत्र है हंग। ये इसकी अवस्थिति गले में मानी जाती है, क्योंकि देखिए जब कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाता, अपनी बात कह नहीं पाता है और बातें कहने में हिचकिचाता है, कहने की जगह उस बात को समाप्त करने की सोचता है, इसका मतलब है कि उसका विशुद्धि चक्र जागृत नहीं हुआ है। तो इसको जागृत करना, क्योंकि क्रमशः जब हम चक्रों को जागृत करेंगे तो विशुद्धि चक्र को भी जागृत करना ज़रूरी होता है। तो जब ये चक्र जागृत होता है तब परमात्मा की हल्की झलक दिखने लगती है। हमारा परमात्मा की तरफ हमारा जो झुकाव है वो जाने लगता है, हम महसूस करने लगते हैं ईश्वर को अपने आसपास। और ये चक्र जब जागृत होता है तो चेहरे पर तेज और शांति का अनुभव दिखाई देने लगता है। हम किसी संत को देखते हैं, उनके चेहरे पर असीम तेज होता है, इसका मतलब क्या है? उनका विशुद्धि चक्र जागृत हो चुका है। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर इसके प्रभाव की बात करें तो वैल्यूज़ बढ़ती है। इसके बाद अगला चक्र आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य में स्थित होता है, जिसे त्रिनेत्र वाला चक्र भी कहा जाता है। ये 2 पंखुड़ियों वाला कमल कहा जाता है। और जब ये चक्र जागृत होगा तो परमात्मा की जो झलक है वो अधिक समय तक रहेगी। हमारी जो दूर दृष्टि है वो खुलने लगती है। हम किसी का स्थिति, कोई ऐसी घटना है मतलब जो हमारे जीवन से कुछ जुड़ा हुआ है, हम मतलब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं जो पहले उलझी हुई थी, वो सारी सुलझने लगती हैं। आध्यात्मिक प्रभाव कहेंगे तो अज्ञात भय से मुक्ति। एक भय होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उस भय से मुक्ति मिल जाती है। और प्रोफेशनल प्रभाव कहें तो एग्रेसिवनेस और फियरलेसनेस ये हमारे अंदर आती है। हम किसी भी तरीके का डर नहीं रहता है, किसी भी तरीके का गुस्सा हमारे अंदर नहीं रहता है, हम ऐसे ही किसी चीज़ से उलझते नहीं हैं। और इसके बाद सबसे ऊपर चोटी के स्थान पर, सर के सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र तो ईश्वर से मिलन से संबंधित है।
इसमें ये 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है जिसके रंग को बैंगनी कहा गया है। ये ऐसी अवस्थिति हो जाती है जिनका सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो ये माना जाता है कि परमात्मा से साक्षात्कार उसका हो गया है। प्रकृति और जीवों में परमात्मा की झलक दिखने लगती है। परमात्मा को हम अपने आसपास महसूस करने लगते, दिखने लगते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि में हर सांस में परमात्मा का नाम सुनाई देने लगता है और प्रोफेशनल लाइफ में सफलता के साथ शांति प्राप्त होती है। मतलब ये चक्र जब जागृत हो गया तो ये समझिए कि आप अब संसार के इन बंधनों से बहुत ऊपर आ गए हैं, आपने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनको इन चक्रों का मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, इनका ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये जागृत होते हैं तभी आपको सही रास्ता मिलने लगता है और सही रास्ते पर आपका जीवन बढ़ने लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन ध्यान किया और आपके सातों चक्र जागृत हो गए, ऐसा नहीं हो पाता है। इसके लिए आपको प्रतिदिन इन चक्रों को जागृत करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ करना पड़ता है। वो आप कैसे लाएंगे? वो आप जो आपको पिछले यात्रा के चरणों में बताए गए हैं कि कैसे आपने अपनी हीलिंग का काम करना है, वो उनके साथ साथ क्रमशः आगे को बढ़ते रहना होता है पूरे विश्वास के साथ और इनका ध्यान करना होता है। किसी दिन आप ध्यान करते हैं, आपका बहुत अच्छा ध्यान लगता है, किसी दिन बिल्कुल नहीं भी लगता है। फिर प्रयास करना पड़ता है और ये नहीं है कि जो केवल ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हैं उन्हीं को ये करना चाहिए, औरों को भी करना चाहिए। भले ही वो कार्मिक रिलेशन में हो या भले ही वो सिंपल अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, तो मेडिटेशन हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जब उनके ये चक्र जागृत हो जाते हैं तो वो तब वो जान पाते हैं कि वास्तव में जीवन क्या है, वास्तव में ईश्वर ने हमें क्या चीज़ प्रदान करके भेजा हुआ था और हम उससे कितने दूर भटक रहे थे ऐसे ही संसार में। तो जब आप ये चक्र जागृत करते हैं तब आप इनके वास्तविक फ़ायदों को अंदर तक अनुभव कर पाते हैं, आप अंदर तक उन्हें महसूस कर पाएंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने देखा कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो सोलमेट्स हैं, वो कार्मिक्स हैं, वो अपने रिलेशन के बीच उलझे हुए हैं। इन उलझनों से बाहर निकलेंगे, इन उलझनों को रखना नहीं है। आप इन उलझनों से बाहर निकलेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आपके चक्र जागृत होने लगेंगे तो आपकी जो दुविधाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और आपको एक सीधा और सरल रास्ता दिखाई देने लगेगा। तो उम्मीद है मेरी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।